Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, we will study about role of organizational behavior in an organization. OB के और भी वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पे. अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं. और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए. चलो फिर शुरू करते हैं. देखो, देखने वाले हैं हम रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो दो तरीके के रोल्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक ऑर्गेनाइजेशन में. फर्स्ट होता है आपका ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, और दूसरा इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर. तो देखो, जो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बहुत जरूरी है. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो मैनेजर का क्या काम होता है कि भाई उनको अच्छे से अगर वो नहीं समझ पाएगा तो क्या वो उनसे काम निकाल पाएगा? कभी काम नहीं निकाल पाएगा. तो एक मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है कि वो सारे डायरेक्शन में एक अपने एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से समझे कि वो किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे बिहेव करता है, किस तरीके से ग्रुप लेवल पे बिहेव करता है, किस तरीके से इंटरपर्सनल लेवल पे बिहेव करता है. वो सारे लेवल्स को, सारे डायरेक्शन में एक ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, उसको अच्छे तरीके से समझे. तो इस स्टडी के लिए कुछ 4 लेवल पे स्टडी को किया जाता है. एक फर्स्ट है इंडिविजुअल बिहेवियर. तो जो बिहेवियरल साइंस होता है ना, उसका मेन फोकस होता है इंडिविजुअल बिहेवियर पे. ये क्या ट्राई करता है? ये एनालाइज करता है कि व्हाई एंड हाउ इंडिविजुअल बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे इन अ गिवन सिचुएशन. कोई इंडिविजुअल क्यों और कैसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा और क्यों बिहेव करेगा, वैसा इसको अच्छे से एनालाइज करना. तो जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल का, वो कहीं ना कहीं बहुत से फैक्टर्स पे इफेक्टेड होता है, बहुत से फैक्टर से इफेक्टेड होकर के उसका बिहेवियर निकलता है. वो फैक्टर क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल. ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के बिहेवियर पे असर डालते हैं. तो ये जितने भी फैक्टर हैं उनको इंटीग्रेट करके बिहेवियरल साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो समझने की कोशिश करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को. ये सारे फैक्टर्स को वो स्टडी करते हैं इंटीग्रेट करके कि भाई कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ह्यूमन के बिहेवियर को समझने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट देखिए, इंटरपर्सनल बिहेवियर. तो अब इंटरपर्सनल बिहेवियर का क्या मतलब कि दो लोग कि आपस के रिलेशनशिप मींस एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग आपस में किस तरीके से बिहेव करेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल इंटरैक्शन रिप्रेजेंट्स मैन मोस्ट नेचुरल अटेम्प्ट एट सोशलाइजेशन. बाय स्टडिंग बिहेवियरल साइंस द मैनेजर कैन अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड अदर बेटर. अब देखो, इंटरपर्सनल बिहेवियर को समझने के बाद मैनेजर क्या समझ पाएगा? वो खुद को भी समझ पाएगा और साथ ही साथ उसके साथ काम करने वाले लोगों को भी समझ पाएगा, है ना. और इससे क्या होगा? जो इंटरपर्सनल रिलेशन होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में, दो लोगों के बीच का रिलेशन, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव कर जाएगा. ये जो टेक्निक होता है इंटरपर्सनल बिहेवियर को स्टडी करने का, इस टेक्निक में बहुत सी चीजें आती है, जैसे परसेप्शन, रोल एनालिसिस, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ये सारी चीजें आती है. और इन सारे टेक्निक को यूज करके आप इंटरपर्सनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है आपका ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप बिहेवियर जो था ना, ये हॉथरॉन स्टडीज हैज प्रूव दैट एन इंडिविजुअल बिहेव डिफरेंटली एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप. जो हॉथरॉन स्टडीज की गई थी एल्टन मायर और उनकी टीम के द्वारा, उसने ये प्रूव किया था कि एक इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे अलग तरीके से बिहेव करता है और ग्रुप लेवल पे अलग तरीके से बिहेव करता है. और कहीं ना कहीं उसका जो बिहेवियर होता है वो मॉडिफाई होता है ग्रुप के नॉर्म के बेसिस पे. जैसा ग्रुप का नॉर्म होगा उतना उसका मॉडिफिकेशन उसके बिहेवियर में आते रहता है. जो ग्रुप का बिहेवियर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ग्रुप फॉर्मेशन, बिहेवियर एंड इंटरैक्शन आर स्टडीड इन कोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस. मैनेजमेंट कैन यूज ग्रुप डायनामिक्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लीडरशिप एंड बिल्डिंग हाई मोरल. किस तरीके से लोग ग्रुप में बिहेव करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है. अगर ये आप कर लेते हो ना, तो क्या बेटर होगा? आपका कम्युनिकेशन होगा, आप इफेक्टिव लीडरशिप कर सकते हैं, उन लोगों का जो मोरल है उसको काफी हाई आप बिल्डअप कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंटर ग्रुप बिहेवियर.
ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रुप के रिलेशनशिप को समझे, जो भी ग्रुप उनके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रही है उनको समझे, उनके अंदर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की फीलिंग को डेवलप करें, जिस वजह से ग्रुप के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं ना हो, उसके चांसेस रिड्यूस हो जाएं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या हेल्प करता है मैनेजर को? टू अचीव कोऑपरेटिव ग्रुप रिलेशनशिप थ्रू इंटरैक्शन, रोटेशन ऑफ मेंबर अमॉन्ग ग्रुप, अवॉइडेंस ऑफ विन लॉस सिचुएशन एंड फोकस ऑन टोटल ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है ये मैनेजर को हेल्प कर देता है ग्रुप के अंदर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप को डेवलप करने में, अच्छा इंटरैक्शन डेवलप करने में, साथ ही साथ मेंबर को रोटेट करना और विन लॉस सिचुएशन को अवॉइड करने में, और साथ ही साथ जो टोटल ग्रुप का ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने में। चलो नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर। देखो, इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या है? जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मैनेजर समझ जाता है तो उसका दूसरा जॉब क्या होता है कि उस बिहेवियर को किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, किस तरीके से जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग उस बिहेवियर को वो कर सकता है। तो इस ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में कुछ तरीके होते हैं। वो फर्स्ट तरीका होता है लीडरशिप का। तो जो लीडरशिप होता है ना वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि किस तरीके से आप ह्यूमन के बिहेवियर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार बना सकते हो, है ना। एक एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव इफेक्टिव लीडरशिप फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एक अच्छा लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है उसके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। बहुत सारे लीडरशिप की थ्योरीज होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज की जाती हैं अपने स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कि ट्रेट, गोल एंड सिचुएशनल अप्रोचेस। ये कुछ फेमस अप्रोचेस होते हैं लीडरशिप के जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने बेनिफिट के लिए, अपने स्मूथ ग्रोथ के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर सक्सेस पाना है तो राइट टाइप ऑफ लीडरशिप का होना जरूरी है जो सुटेबल आपके ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के अनुसार हो। एक कंपिटेंट लीडर जो होता है वो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को बहुत मैक्सिमम लेवल तक, अच्छे तरीके से ऑप्टिमम लेवल तक यूज करता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। Leaders serve as the link among the individual group and various other aspect of the organization. Basically जो अच्छे लीडरशिप होते हैं ना उनका क्या काम होता है? लिंक बनाना। कैसा लिंक बनाना? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो भी ह्यूमन बीइंग वहां पे काम करते हैं ना वो सिर्फ मनी के लिए काम नहीं करते, उनका मेन मकसद होता है जॉब सेटिस्फैक्शन। वो सिर्फ पैसे से नहीं आता है, पैसे से तो आता ही है, साथ साथ कुछ नॉन मॉनेटरी टर्म से भी आता है कि किस तरीके से उनको आप ट्रीट करते हो। तो भाई जो जॉब होता है मैनेजर का वो ये होता है कि आप दूसरों से काम लो। मैनेजर का क्या काम होता है? गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो भाई दूसरों से आपको काम लेना है, तो जिनसे आपको काम लेना है तो उनके नेचर के बारे में आपको समझना पड़ेगा, तो ही आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। आप किसी से काम लोगे तो अगर वो मोटिवेटेड ही नहीं होंगे तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और वो तभी अचीव होगा जब वो मोटिवेटेड होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या हेल्प करता है मैनेजर को कि उनके जो सबऑर्डिनेट है, उनके जो एम्प्लॉय हैं, उनके नीड, उनके डिजायर को समझने में मदद करता है। और अगर वो उनकी जरूरतों को समझ जाएंगे और उनकी जरूरतों को पूरा कर देंगे तो जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और जैसे ही वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जो भी फैक्टर है जो उनको सेटिस्फाई करता है उसको वो अगर पूरा कर देते हैं ना तो वो अपने आप ही मोटिवेटेड फील करते हैं। अब वो फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, मॉनिटरी हो सकते हैं, नॉन मॉनिटरी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो कि एक सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। देखो भाई ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ जो लोग कांटेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू ही करते हैं ना। तो कम्युनिकेशन को आप बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन का। आप ऑर्गेनाइजेशन को बना ही सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अचीव करना है तो कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो बिहेवियरल साइंस क्या हेल्प करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में। द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हाउ इट वर्क इन इंटरपर्सनल डायनामिक्स इज इवेल्युएटेड बाय बिहेवियरल साइंस। किस तरीके से
आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का कम्युनिकेशन प्रोसेस है और किस तरीके से ये आपके ग्रुप पे असर डाल रहा है, इसको वो इवेलुएट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है, क्या एनालाइज करता है, वो सारे फैक्टर को एनालाइज करता है जिससे कि कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को और भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है। चलो देखो, फोर्थ हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज नीडेड फॉर द चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है इंडिविजुअल के चेंज और डेवलपमेंट के लिए। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा तो इंडिविजुअल और ग्रुप का भी डेवलपमेंट होगा ही होगा। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अंडरगो चेंज एज रिजल्ट ऑफ वेरियस थिंग। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज होता है ना, वो बहुत से चीजों का रिजल्ट होता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आता है, तो वो है सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है। द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट आर सक्सेसफुली हैंडल्ड बाय द यूज ऑफ बिहेवियरल साइंस नॉलेज। इस चेंज या इस डेवलपमेंट को बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल किया जा सकता है किसके बेसिस पे, बाय द नॉलेज ऑफ बिहेवियरल साइंस। Change can be introduced through group dynamics and proper education of employee through effective communication. इस चेंज को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अगर आप चेंज लाते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डायनामिक्स और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉय। कैसे एजुकेट करोगे सही तरीके से, बाय डूइंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो बेनिफिट है ना चेंज का, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, उसको आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि भाई हमारे जो चेंजेस हैं इसका ये बेनिफिट है ना। और वो बेनिफिट जो है ना कहीं इंडिविजुअल्स और ग्रुप सभी पे असर करता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्लाइमेट है ना, वो टोटल सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सभी को मिला करके बनता है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। Organizational behavior views organizational climate in totality rather than merely improving physical working condition, increasing employee satisfaction by changing isolated work process। देखो, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है ना, ऐसा नहीं कह सकते किसी एक चीज की वजह से होता है। जैसे वर्किंग कंडीशन ले लिए, सैलरी हो गया, बहुत सी चीजें हो गई, फैसिलिटीज हो गई, जिनको आप एक चीज को नहीं बोल सकते कि वो क्लाइमेट हो गया, वो उस पे क्लाइमेट पे असर कर जाता है। वो सम टोटल है, टोटलिटी, पूरे के पूरे चीज जो फैसिलिटी आप एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो मिला करके बनाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। Organizational climate is the creation of an atmosphere of effective supervision, the opportunity for the realization of personal goal, good relation with others at the work place and sense of accomplishment। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या बनाता है भाई, क्या किन किन चीजों को बना करके मिला करके बनता है। तो भाई जिस एटमॉस्फेयर में लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे कि किस तरीके का सुपरविजन है ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए, कैसे रिलेशन है आपस में लोगों के, क्या सेंस है वहां का, यानी अकॉम्प्लिशमेंट का सेंस वहां मिलता है या नहीं मिलता है ना। तो इन सभी चीजों को मिला करके बनाया जाता है। Organizational climate thus take a systems perspective and affect human behavior. Organizational behavior creates an atmosphere of participative leadership, two-way communication, adequate compensation and better equipments for the job. Organizational behavior क्या create करता है, कैसे help करता है, तो वो अच्छा एटमोस्फेयर क्रिएट करता है, एक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप देता है और टू वे कम्युनिकेशन देता है। यानी ऐसी लीडरशिप नहीं कि लीडर हमेशा डिक्टेट कर रहा हो, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से बात हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो लोगों के बीच में। दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। टू वे कम्युनिकेशन हो, दोनों लोग एक दूसरे से बात कर सके, मैनेजर भी और सबऑर्डिनेट भी। सही मायने में एक फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाए, दैट मीन्स की एडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जाए वर्कफोर्स को, सही इक्विपमेंट्स दिए जाए काम को करने के लिए। दैट मीन्स अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं कह सकती हूं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज एन एग्जिस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी विच कैन हेल्प द मैनेजर इन इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, एक बहुत ही अच्छा फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि मैनेजर को हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करने में, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अच्छे से रियलाइज करने में। स्पेशली ये क्या मदद करता है, ह्यूमन के बिहेवियर को समझने में और उनको मैनेज करने में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।